हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में हम लेंगे हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के इस वीडियो क्लास में हम कुछ जो खंड ब है उसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, समाचार कैसे लिखा जाता है एवं समाचार लिखने में किस शैली का उपयोग किया जाता है। तो आप लिखेंगे आंसर, समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे मुख्य तथ्य या फिर सबसे मुख्य सूचना या फिर सबसे मुख्य जानकारी को सबसे पहले लिखा जाता है और इसके पश्चात कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि समाचार समाप्त नहीं हो जाता। इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। तो याद रखिएगा, समाचार लेखन जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और इसमें सबसे पहले सबसे मुख्य जो घटना होती है उसको दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, पत्रकारिता लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन्हीं 4 सावधानियों को लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पत्रकारीय लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, वाक्य छोटे हो। दूसरा है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हो। तीसरी बात है कि लेखन में नीरसता न हो, इसके लिए मुहावरे, लोकोक्ति का भी कहीं कहीं प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है। और एक और पॉइंट इसमें लिखना है कि लेखन में शुद्धता के साथ ही विचारों की तारतम्यता की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, लेखक बृजमोहन व्यास कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाए। लिखेंगे आप लोग कि लेखक बृजमोहन व्यास जहाँ कहीं भी जाते वहाँ से कुछ न कुछ ऐसी सामग्री अवश्य लाते जिसे संग्रहालय में रखा जा सके। तो जब ये कौशाम्बी गए थे बृजमोहन व्यास साहब, तो कौशाम्बी से लौटते समय वे अपने साथ में पसोवा गांव से कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ, सिक्के और मनके तो लाए ही थे, साथ ही साथ 20 सेर वजन वाली एक चतुर्मुखी शिव की प्रतिमा भी लाए थे जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रखी हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौथा, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो सही इसका है कि मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि देवसेना निराश और दुखी होकर के जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। उन्हीं क्षणों को याद करते हुए वह कहती हैं कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की चाह मन में पाली, किंतु यह मेरा भ्रम ही था। मैंने आज जीवन की आकांक्षा रूपी पूंजी को भीख की तरह लुटा दिया। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। आज मुझे अपनी इस भूल पर पश्चाताप होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पांचवा, विष्णु खरे अथवा तुलसीदास में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले विष्णु खरे। साहित्यिक परिचय लिखेंगे कि विष्णु खरे कवि, लेखक और अनुवादक हैं। कवि के रूप में वह जनता की समस्याओं से जुड़े हैं। अपनी कविताओं में अपनी भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली नैतिक विरोध को अभिव्यक्त प्रदान की है उन्होंने। और कला पक्ष की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे कि विष्णु खरे की भाषा सशक्त और वर्ण्य विषय के अनुकूल है। अपने तत्सम शब्दों के साथ ही बोलचाल की प्रचलित शब्दों को अपनाया है। आपने मुक्त छंद को अपनाया है तथा जो अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं उनको अपनी कविताओं में स्थान दिया है। प्रमुख कृतियों की बात करते हैं तो मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. एलियट की कविताओं का अनुवाद, एक गैर रोमानी समय कविता संग्रह, खुद अपनी आँखों से कविता संग्रह, सबकी आवाज़ के पर्दे कविता संग्रह और पिछला बाकी कविता संग्रह, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संभव की कौन सी मनोकामना परिणाम लेकर आई थी जिस परिणाम से वह बहुत खुश हो गया था। तो लिखेंगे कि पारो को अपने सम्मुख देखकर संभव के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो गया। वह कुछ देर पहले ही इसी लड़की को पाने और देखने की चाहत में मनसा देवी के मंदिर में धागा बांधकर आया था। वह मन्नत मांगकर मंदिर से बाहर निकला ही था कि वह लड़की देवी के मंदिर के बाहर मिल गई। वह पारो को देख प्रसन्न हो उठा। उसको लग रहा था कि आज उसकी मनोकामना खूबसूरत परिणाम लेकर के सामने आई।
नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, पंचवटी की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो लिखेंगे कि पंचवटी प्राकृतिक रूप से सुंदर स्थान है जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत रहते हैं। जो भी यहाँ निवास करता है वह इन साधु संतों का सत्संग करके जीवन मुक्त हो जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा अपूर्व है। यह गुणों में भगवान शंकर के समान है। जो भी यहाँ रहता है उसके दुख अनायास मिट जाते हैं। यहाँ रहने वाले को अनायास ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असगर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे हुई है, असगर वजाहत अथवा फिर फर्णेश्वर नाथ रेणु में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेणु जी का साहित्यिक परिचय। तो रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। आपने अपनी रचनाओं द्वारा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की विरासत को आगे बढ़ाया है। आपकी रचनाओं की विषय वस्तु अंचल विशेष के ग्राम्य जीवन पर आधारित है। भाषा है इनकी, रेणु जी की भाषा अत्यंत सशक्त तथा संवेदनशील है। उसमें संप्रेषणीयता तथा भावानुकूलता है। उनकी भाषा में आंचलिक शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। और शैली की बात करें तो कथाकार होने के कारण रेणु जी ने वर्णनात्मक शैली को आधार बनाया है। कुछ स्थानों पर इन्होंने आत्मकथन शैली को भी अपनाया है। तो हिंदी साहित्य की इस क्लास में हमने ये देखे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके उत्तर, और आगे आने वाली वीडियो श्रृंखलाओं में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप PDF चाहते हैं हमारे सभी वीडियोज़ की तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का जो फर्स्ट वाला लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको हमारे वीडियोस की सारी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।